देखिए, जो महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा में अपने तंत्र दिए हैं, जिन्हें पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये प्रमुख तंत्र हैं। उनमें से आज अपन पढ़ेंगे कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र अगर बात करें तो क्या होता है भाई, हम कुछ भी भोजन करते हैं, वो भोजन हमारे शरीर के विभिन्न निर्माण, चाहे तो कोशिका की वृद्धि या हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है, वह ऊर्जा प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि बड़े बड़े कार्बनिक अणु पोषक तत्वों को छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है। पाचन तंत्र का ये पूरा का पूरा डायग्राम चित्र है, जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं मुख से लेकर, ये आहार नाल है आपकी, और ये आपकी आमाशय है जिसमें भोजन पचता है। ये बगल में आपका लीवर है, लीवर यक्र, जिसके नीचे पित्ताशय है, जिसमें पित्त से इकट्ठा होता है जो लीवर में बनता है। उसके बाद में आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पास में आपकी ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये म- मलद्वार है ना। तो इस प्रकार से संपूर्ण भोजन इस प्रक्रिया में गुजरता है। इसको हम एक एक करके चित्र के माध्यम से देखें। क्या कहना है कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थ बड़े अणुओं का विभिन्न रासायनिक क्रिया, जैसे कि श्वसन, मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया और एंजाइम की सहायता से सरल व छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो पच के क्या बन गया? ग्लूकोज। जैसे आपने प्रोटीन खाया, वो पच के क्या बन गया? अमीनो अम्ल। जैसे आपने वसा खाया, वो पच के क्या बन गया? ग्लिसरीन। ठीक है। और जो तंत्र यह कार्य करता है उसे कहते हैं हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, पाचन तंत्र के कुछ की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो 5 चरणों में होती है। कितने चरण में होती है? 5 चरण। पाचन तंत्र के कुछ जो पूरी प्रक्रिया होती है वह 5 चरण में होती है। सबसे पहला होता है अंतःग्रहण, मुख से भोजन को लिया जाता है। मुख से भोजन को अंदर लेना ही कहलाता है अंतःग्रहण। फिर इसके बाद में जब भोजन, यहीं से भोजन की पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो कहाँ तक चलती है? आपकी आमाशय तक। ये क्या है? आपका आमाशय, स्टोमच। तो दूसरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। इस प्रक्रिया के दौरान बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। यहीं से मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में तुम रोटी के बड्डे कोरा चबा चबा के हलुक कर दो, फिर उसमें कुछ लार में टाइलिन एंजाइम वगैरह मिलते हैं और भी एंजाइम मिलते हैं। फिर वो आहार नाल से आमाशय में जठर रस मिलता है ना। और वो पक्वाशय तक पहुंचता है। ये पक्वाशय, आमाशय का अगला हिस्सा पक्वाशय। यहाँ पर उसमें अग्नाशय से रस मिलता है। उसमें हमारे मुख्य पोषक तत्व जो 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, को तीनों को पचाने वाले एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से, अग्नाशयी रस में, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ये पाचन प्रक्रिया हो गई। तो पाचन जब पच जाता है भोजन, तो पचा हुआ भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत। और यहाँ पर क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। छोटी आंत में जो पचा पचाया बिल्कुल मलाईदार हलवा पहुंच गया हो ना, तो वहां में उंगली नुमा संरचना विली डूबती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को, अमीनो अम्ल के फॉर्म में प्रोटीन को, और ग्लिसरीन के फॉर्म में जो है हमारे वसा को अवशोषित करके रक्त में मिला देती है। इसे कहते हैं क्या? अवशोषण। और ये पच करके भोजन अवशोषित होता है और ये रक्त में मिल जाता है, और रक्त ले जाता है उसे कहाँ तक? कोशिका तक। कहाँ तक ले जाता है? कोशिका तक। और रक्त ही 2 चीजें ले आया यहाँ से, पोषक तत्वों को ले आया। कोशिका है ये हमारी, कोशिका में ये केंद्रक है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। ये है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये कोशिका में जब अंदर पहुंचता है, क्या पहुंच, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज पहुंच गया, C6H12O6, साथ में खून से हमारी फेफड़ों से क्या आ जाती है? ऑक्सीजन भी आ जाती है, तो प्लस O2। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इससे क्या बनता है भाई? H2O बनता है, यानी जल। CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा मुक्त होती है। इसको कहते हैं हम क्या? इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम जो कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। और यह ऊर्जा हमको मिलती है काय के रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है?
और ये 38 एटीपी, एक ग्लूकोज के पूर्ण पाचन पर 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो काम किसका हो गया, ग्लूकोज का। ऐसे ही इसमें साथ में क्या और आता होगा, हमने कहा साहब अमीनो अम्ल आते हैं। क्या आते हैं, अमीनो अम्ल, जो काय से बने थे, प्रोटीन से। और साथ में क्या आता है, ग्लिसरीन भी आता है। तो ये काय से बना था, बसा से। तो जो अमीनो अम्ल ग्लिसरीन आते हैं ना, ये जो हमारा ईआर था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ईआर क्या काम करता है, इस पर जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये ईआर दो प्रकार का होता है। एक होता है जिस पे छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, इसे बोलते हैं खुरदरा अंतः प्रदब्ध जालिका। समझ गए, जिसपे क्या पाए जा रहे हैं, जिसपे छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम। ये ईआर इस तरफ चिकना, इस तरफ कैसा है, खुरदरा। जिस पर राइबोसोम है वो कैसा है, खुरदरा ईआर। और जो चिकना ईआर, जो खुरदरा ईआर होता है, ये अमीनो अम्ल को अपने पास बुला लेता है और ग्लिसरीन को बुला लेता है चिकना वाला। ठीक है, ईआर को हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदब्ध जालिका। तो ये अमीनो अम्ल को मिलाकर के क्या बना देता है, ये भैया ये बना देता है प्रोटीन। क्या बना देता है, प्रोटीन। और वसा का संश्लेषण कौन करता है, चिकना वाला। कौन करता है, चिकना वाला। अब ये भैया एनर्जी बन गई, एनर्जी से आपके अंग चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भाग रहे हो। तो ये एनर्जी कहाँ से मिली थी आपको, कोशिका से। तो कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है हमारी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि यहाँ क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है। क्या बन रही है, ऊर्जा। ईआर पर क्या बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। काय में, राइबोसोम में। तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। किसे कहते हैं भैया, राइबोसोम को कहते हैं। और वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, चिकने वाले ईआर पे। क्या होता है, चिकने वाले ईआर पे। समझ में आ रही क्या मेरी बात, तो चिकने वाले ईआर पे होता है। क्लियर हो गया। तो ये चीज है, आपको याद रखना है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं कि ये जो प्रोटीन बन गया यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए आपका हाथ कहीं कट गया, कहीं आपकी शरीर की वृद्धि होनी है, कहीं की कोशिकाएं वगैरह नष्ट हो गई हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए हमारी कोशिकाएं का राइबोसोम प्रोटीन बनाकर उसको पैकेटों में बंद करके शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज देता है। ये भेजने का काम करता है गोल्जी का। कौन करता है, गोल्जी काय। इसलिए गोल्जी काय को कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर। क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर। ट्रांसपोर्ट मैनेजर किसे कहते हैं, गोल्जी काय को कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजर। समझ में आई मेरी बात। प्रोटीन बना कहां पर, राइबोसोम में। काय से बना, अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल को, ग्लिसरीन को और ग्लूकोज को यहां तक लेके कौन आया था, रक्त लेके आया था। कहां से लेके आया था, छोटी आंत से। अवशोषण, यहाँ अवशोषण हुआ था। और यहां पर ये उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम या H2O या CO2 बनाने का काम कहां पर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला हमने, पावर हाउस। और ध्यान से दें, ध्यान सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला हमने। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन गई एटीपी के रूप में। H2O यानी जल निकला और CO2 निकली। CO2 को हमने नाक से, फेफड़ों से बाहर फेंक दी। जल को हमने पसीना से, मूत्र से बाहर निकाल दिया। और ऊर्जा का उपयोग हमने लड़ने बढ़ने, काम करने पड़ने में, हृदय धड़काने में, लीवर किडनी चलाने में कर लिया। अमीनो अम्ल आया था, अमीनो अम्ल पहुंचा राइबोसोम के पास, खुरदरे ईआर के पास। राइबोसोम ने उस अमीनो अम्ल को वापस से कायम बना दिया प्रोटीन में। प्रोटीन के बना दी छोटे छोटे पैकेट। पैकेटों को भरा एक ट्रक में, ले गया कौन, गोल्जी का है। और जहां कट गए थे वहां की मरम्मत करने के लिए वहां भेज दिया। ठीक है, बसा को त्वचा के नीचे जमा कर दिया। बसा को त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में जमा कर दिया, या गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल बन गया उससे। तो ये पूरा क्या हो गया, स्वांगीकरण। जो खाया था वो अंगे लग गया, जो खाया था वो। तो अनुकूलता, या ऐसे हम क्या कह सकते हैं, स्वांगीकरण। क्या कह सकते हैं, स्वांगीकरण। जो खाया पिया था वो लग गया। अब जो सब कुछ प्रक्रिया के बाद जो कुछ बचा रहेगा, जो कुछ मटेरियल बचा रहेगा, वो छोटी आंत से कायम आ जाएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में यहाँ पर उसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को मल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मलाशय में इकट्ठा होता रहता है। जब ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो एनएस से, गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सही में आ गई। तो ये 5 चरण है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, अनुकूलता, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं मल परित्याग। क्या कह सकते हैं, मल परित्याग। तो भाई कितने चरणों में होता है आपका पाचन, 5 चरणों में। अब इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जो सभी अंग काम करते हैं वो अलग अलग अंग हैं। पाचन अंग हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं सारे हम पाचन
पूरे पाचन में जो तंत्र है उसे कितने भागों में बांट सकते हैं? उसके सभी अंगों को 2 भागों में। पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां। अंग जो काम करते हैं, ग्रंथियां जिनसे कुछ ना कुछ निकलता है, रस निकलता है। मुख गुहा। गुहा मतलब होता है किसी भी चीज का खाली स्थान। जैसे मुख के अंदर का खाली स्थान क्या कहलाएगा? मुख गुहा। ये छाती के बीच में जो खाली स्थान उसे बोलेंगे वक्ष गुहा। ये पेट है, इसे क्या बोलते हैं? उदर गुहा। ठीक है। तो मुख गुहा, ग्रसनी है ना, ग्रास नाल गटकते हैं जहां से अपन, ये आहार नाल हो गई। ग्रसनी जो गुटकते हैं अपन, और जब पूरी लंबी नली है वकनाओं का है, देखो जब होगा मुख गुहा, जब हो गई आपकी क्या? ग्रसनी, और ये क्या हो गई? ग्रसनाल या आहार नाल। उसके बाद क्या लग जाएगी आपकी? ये आमाशय। ये क्या है आपकी? आमाशय। उसके बाद क्या आ गई आपकी? ये छोटी आंत। फिर इसके बाद में आपकी बड़ी आंत। फिर ये आ गया मल द्वार। ये अंग हो गए आपके। अब ग्रंथियां कौन कौन सी हो गई? लार ग्रंथियां, जो कहाँ पाई जाती हैं? आपके मुंह में। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। ऊपर कान के पास में, और नीचे नीचे पाई जाती हैं। कछु खट्टो खा लो तो कान खाए दर्द से एकदम उलट एकदम, अचानक तुम बैठे हो, अब हेल्थ में तुम्हें निबुआ काट कर मुंह में नचो दब जाए, तो जहाँ जो एकदम दर्द से वो चल जाओ, पिचकारी छूटेंगे मुंह में, काहे की? लार की। तो ये एकदम प्रेशर पड़ता है, तो ये ऊपर होती हैं लार ग्रंथियां और नीचे होती हैं लार ग्रंथियां। तो ग्रंथि, लार ग्रंथि। फिर आपकी कहाँ पर? जो आपका लीवर है, ये भी क्या है? ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। इसके बाद में क्या आपका? ये अग्नाशय, ये पत्ती की नम संरचना, इससे क्या निकलता है? अग्नाशय रस। पूरे एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन, ये सब कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय को अंग्रेजी में कहते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। समझ में आ गई क्या आप लोगों को? ठीक है। तो ये हमारी पाचन अंग हो गए, ये पाचन हमारी ग्रंथियां हो गई। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी होती है? लीवर, 1.5 किलो की। ठीक है। अब आगे देखें, सबसे पहले हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मुख गुहा की। क्या बात करेंगे? मुख गुहा। तो मुख की बात करते हैं। अब आप मुख देखोगे तो मुख में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुख में आपको दांत हैं और उसमें बीच में जीभ है। तो दांत हमारे 4 भते होते हैं। दांत हमारे 4 भते होते हैं। ये दांत देख लीजिए, दांत बताएं जी। आगे के दांत हैं काटवे वाले, इनसे कहते हैं कृतक, कृदंत, है ना। और ये बीच के वाले जो होते हैं, एक एक खूटा जब अगला, एक खूटा जब अगला, जब अगला, जब अगला, ये नहीं बोलते हैं रदनक। रदनक मतलब होते हैं चीरने फाड़ने वाले। क्या बने? चीरने फाड़ने वाले। और पीछे की होते हैं हमारी 2 भती डाढ़ है, हल्की डाढ़ है और बड्डी डाढ़ है। हल्की डाढ़ है वो बोलते हैं अग्र चवर्णक, ये है ना, और पीछे वाली को चवर्णक। आप जानते हैं मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, 32 दांत होते हैं। क्लियर है ना? तो 32 दांत होते हैं। लास्ट के दांतों को बोलते हैं अक्ल की डाढ़। क्या बोलते हैं? अक्ल की डाढ़ बोलते हैं। अब इनके बीच में हमारी क्या होती है? जीभ होती है। जीभ किससे आप क्या लेते हैं? स्वाद लेते हैं। ऊपर क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। लार निकलती है उनमें से, उनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं कुछ। तो देखिए, मुख गुहा, मुख गुहा की निम्न संरचना है। उसमें पहला क्या है? दांत। दांत आप जानते हैं, दांत को हम द्विज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज का मतलब उसका 2 बार जन्म होता है। कितने बार जन्म होता है? 2 बार जन्म होता है। एक बार दूध के दांत आते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और पूरे दांत कितने होते हैं? 32। दूध के दांत हमारे कब निकलने लगते हैं? कितने महीना में? 5 से 6 महीने में। और दूध दांत गिर कब जाते हैं? 5 से 6 साल में। 5 से 6 साल में गिर जाते हैं और स्थायी दांत आने लगते हैं। ठीक है भैया। मनुष्य के जबड़े में 16 दांत, दोनों जबड़ों में 32 दांत, दूधिया दांत 20 होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे के काटवे वाले, खूटा, चीरने फाड़ने वाले, ये मनुष्य में थोड़े छोटे होते हैं। ये कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह मांसाहारी जानवरों में इनकी लंबाई होती है। आपने देखा ड्रैकुला, डायन, उनमें बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ये। और इसके बाद में चबड़क, जो आगे वाले चबड़क, ठीक है, और पीछे वाले चबड़क। चबड़क चबाने वाले दांत ये 4 4 होते हैं। ठीक है, अग्र चबड़क ये चबाने कार्य करते हैं। और अंतिम चबड़क दांत को क्या बोलते हैं? अक्ल की डाढ़। डाढ़, अक्ल की डाढ़ कहते हैं पीछे वालों को। ठीक है, ये बाद में आती हैं अक्ल की डाढ़। ये लगभग 18, 19, 20, 22 साल की उम्र में आती हैं। एक ऊपर एक, एक एक लास्ट की, यानी 4 डाढ़। कितनी हो गई? 4। अब बात आती है काय की? जीभ की। तो हमारी जीभ भी होती है। अब जीभ जो होती है उसका काम होता है स्वाद का। काय काम होता है? स्वाद का। तो इसमें कुछ कलिकाएं पाई जाती हैं। आपने देखा है आपकी जीभ में हल्के हल्के से दाने 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 होते हैं, उन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। स्वादी कलिकाएं जो होती हैं वो जीभ में भैया पीछे होती हैं, आगे होती हैं और किनारों पे होती हैं। बीच में कोई कलिका नहीं होती।
ठीक है। पीछे वाले से कड़वा स्वाद आता है। क्या स्वाद आता है? कड़वा। साइड की वाली से आता है खट्टा और नमकीन, खट्टा और नमकीन। और आगे वाले हिस्से से आता है कैसा स्वाद? मीठा स्वाद। ठीक है। बीच वाले हिस्से में कोई स्वाद नहीं आता, इसलिए हम गोली खाते हैं बीच में रख के गटक जाते हैं, जिससे कोई हमें स्वाद ना आए। पर गोली गटकते गटकते आखिरी में कड़वा स्वाद जहाँ से दे जाती है। ठीक है। अगर भाई जहाँ ज़्यादा खाओगे तो हो सकता नहीं मिठास हो तो मीठ स्वाद भी आ जाए। ठीक है। मनुष्य के में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लाल ग्रंथियां। लाल ग्रंथियां जो होती हैं वो ऊपर ये और ये 1 2 3 3 जोड़ी क्या पाई जाती है? लाल ग्रंथियां, है ना। इनकी इनसे जो लार निकलती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? हल्की अम्लीय। हल्की अम्लीय समझ रहे हैं मतलब 6.5, है ना। अब ध्यान सुनना, 7 से जिसका कम होता है पीएच मान वो होता है अम्ल, और 7 से जिसका ज्यादा होता है पीएच मान उसे बोलते हैं क्षार। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 7 से अधिक है पीएच मान क्षार, 7 से कम है अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड, क्षार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। नींबुआ खट्टे फलों में अम्ल मिलता है, साबुन वगैरह में क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षार। ठीक है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम का काम करता है भैया, ये अघुलनशील शर्करा को घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। अघुलनशील शर्करा मतलब जैसे कि कोई स्टार्च वगैरह खा लिया आपने, मांड वगैरह खा ली, उसको क्या बदलता है? घुलने वाली शक्कर में कन्वर्ट कर देता है टाइलिन। यह एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च क्या होता है? अघुलनशील शर्करा। क्या होती है? अघुलनशील शर्करा को घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। भोजन का पाचन मुंह में से ही शुरू हो जाता है, ये आप याद रखना। भोजन का पचना कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या है भैया? यह पाइप के समान संरचना जिसमें कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती। यह भोजन की मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाती है। ये पूरी की पूरी ग्रसिका, ग्रसनाल, आहार नाल, इसमें कोई ग्रंथि नहीं, बस ये यहाँ चबा चबू लिया आपने, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। भोजन करते हुए समय बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जहाँ पर ये ग्रसनी होती है यहीं से हमारी श्वास नाल भी निकल रही थी, और ये काश जुड़ी रही है? फेफड़ों से। काश जुड़ रही है? फेफड़ों से। आहार नाल और श्वास नाल ये यहाँ से अलग होती हैं, लेकिन यहाँ तक दोनों का एक ही है। नाक से सांस लोगे या मुंह से खाना खाओगे, यहाँ गले तक एक ही चीज से आती, एक ही नली है। जब सांस लेते हो तो आहार नली का ढक्कन बंद हो जाता है, फेफड़ों वाली श्वास नली खुली रहती है ना। जब आप रोटी खाते हो तब, जब सांस लेते हो तब, है ना। रोटी खाते हो तो सांस नली जो है बंद हो जाती है, आहार नाल खुली रहती है। पर बातचीत करते करते हमारा दिमाग संदेश नहीं दे पाता, तो खाया था कोरा, उसी समय सांस भी ले ली, तो वो नेक्स्ट कोरा मोरा चलो जाएगा श्वास नाली में, तो वो तैसे मार रहे झक्का। तो सब नाक माख मोर मोह मोर अजय सुभाष कहते अपन ठसका, है ना। तो ठसका लग जाता है। ये ध्यान रख लेना, ये हमारी छाती है बक्ष गुहा, ये पेट को, ये हमारी क्या है? उदर गुहा, ये पेट है। इन दोनों को अलग करता है ये डायफ्राम। क्या अलग करता है? डायफ्राम, है ना। नहीं इतने कि रसगुल्ला इतने नहीं पहुंच जाए, है ना, इधर समोसा अड़ जाके हृदय में। ठीक है। तो भैया इसके बाद जब भोजन जो होता है वो हमने कहा कि साहब ग्रसनी से आता है, काय में? आमाशय में। तो आमाशय में जब आता है भोजन, तो आमाशय की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में स्टोमच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमच, आमाशय को। और यहाँ पर क्या होता है? भोजन का अस्थायी भंडार होता है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है, काय में? आमाशय में। और इसमें जठर रस स्त्रावित होता है। क्या निकलता है? जठर रस, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। वास्तव में इसमें क्या, जठर रस में क्या होता है? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और साथ में इसमें पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और म्यूकस श्लेष्मा भी होता है। सबसे खतरनाक होता है HCl। ये बहुत ही तीक्ष्ण अम्ल होता है। ये ऐसा अम्ल होता है कि यदि आपका HCl निकाल के अभी गद्दी पे रख दिया जाए तो आर पार हो जाएगा, इतना तीक्ष्ण होता है। लेकिन फिर भी आपके अंदर, आपकी काय में है? आमाशय में। पर आमाशय में, आमाशय को खुद को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि आमाशय के अंदर एक लेयर होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है। क्या होती है? आमाशय के अंदर क्या होती है? एक झिल्ली होती है। ठीक है। आमाशय के अंदर एक झिल्ली बनी रहती है, जिससे कि वो HCl से खुद को पचाने से रोकती है ना। कभी कभी हम ज़्यादा खा जाते हैं तो हमको चुकरांदी डकारें आती हैं, और जहाँ से ये मटेरियल आता है और यहाँ पे आके लग जाता है, यहाँ लग जाता है, तो पूरे अपन भन्ना जाते हैं।
तो वो काय के वजह से बनना जाते हैं HCl से। खट्टी खट्टी डकारे आते हैं तो झानो झटका मार देते हैं, वो HCl होता है। और इस HCl काम क्या होता है, ये भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को आगे पचने के लिए बिल्कुल तैयार कर देता है। HCl सीमित मात्रा में निकलता है। अगर आपने भोजन किया, आप 4 रोटी खाई, तो मान लीजिए 4 रोटी पचाने के लिए 2 ग्राम HCl निकल गया। अब इसलिए उस HCl का काम करना होता है, वो उस पूरे भोजन में मिलेगा, वो उसको पचाएगा। अगर इतने में आपने ऐसा काम किया कि साहब 4 रोटी खा के 1 जग पानी निकाल लिया, तो ये HCl जो निकला था 2 ग्राम, वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सब्जी चिरपरी हो गई, हम का डाल दो, तुमने पानी डाल दो, तो वो फिर कोई चिरपराहट नहीं रह रही। तो HCl जब का असर खत्म हो जाएगा ज़्यादा पानी पीने से, तो और भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। इसलिए कहा जाता है आयुर्वेद में कि भोजनांते विषम बारी, भोजन के अंत में पानी पीना जहर के समान है। बारी विषम, बारी माने पानी और विष माने जहर। जो व्यक्ति भोजन करके तुरंत पानी पीता है, वो व्यक्ति का फिर भोजन पचता नहीं है, सड़ता है। सड़ता है तो फिर सड़के तो फिर आप जानते हैं एसिड बमने बनेंगे, क्या बनेंगे, अम्ल बनेंगे, एसिड बनेंगे, गैस बनेगी, डकारें आएंगी, खट्टी, कब्ज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और फिर वो आपके कोलेस्ट्रॉल आपके खून में जाएगा, आपकी नसों को चौक करेगा, आपको अटैक होगा, BP आएगा, 1000 समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए भोजन के अंत में कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। 1-2 घूंट पी सकते हो, नहीं ऐसा ना हो कि अब सूखी सब्जी खा रहे हो, झिंगाड़ा के रहेगा, तुमने कही सर ने तो कही थी पी नहीं सकूं मैं, मर जाओ भैया। जब सूखी सब्जी खा रहे हो तो 1 आध गिलास पी लो, बाकी तो सब्जी सूखी खानी नहीं चाहिए, मीड़ मार के खाओ जैसे आराम से अंदर पहुंच जाए। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम होता है, HCl निकल गया। अब HCl के बाद में क्या निकलता है, इसमें पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है कि हमने जो क्या खाया था, प्रोटीन, क्या खाया था, प्रोटीन, ये प्रोटीन एकदम नहीं पचता, तो ये पेप्सिन जो होता है इस प्रोटीन को पेप्टॉन्स में, काय में, पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स में बदलता है। क्या बदलता है, पेप्टॉन्स। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये बदलेगा आखिरी में, काय में बदलेगा, अमीनो अम्ल में। काय में बदलेगा, अमीनो अम्ल में। लेकिन अमीनो अम्ल में ये नहीं बदलता है, अमीनो अम्ल की प्रक्रिया आगे होगी। अभी तो बस इतना काम कर दिया है कि प्रोटीन को पेप्सिन ने पेप्टॉन्स, प्रोटीन पेप्सिन पेप्टॉन्स, प्रोटीन पेप्सिन पेप्टॉन, पेप्सिन काम निकलता है आमा से, है ना। या दार गल गई है, अब बांटेंगे अपन तब बनेंगे मंगोड़ा, अब अमीनो अम्ल तब हुएगा। तो ये दार गल गई, का है, पेप्सिन से। दार में होता प्रोटीन, प्रोटीन का है दार में होते, है ना। तो अपन ने बढ़िया हरी मूंग की दाल गला दी, कल बनाएंगे मंगोड़ी, तो मंगोड़ी कहाँ बनेंगे, आगे जाके बनेंगे। ठीक है। तो प्रोटीन जो है पेप्सिन ने क्या में बदल दिया, पेप्टॉन्स में। कहां पर बदल दिया, आमाशय में क्या निकलता है, पेप्सिन, जो क्या काम करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे की। तो भैया एक और एंजाइम कौन सा दिया है, रेनिन। क्या दिया है, रेनिन का काम करता है। रेनिन ये काम करता है कि जो दूध में होता है प्रोटीन, जिसका नाम क्या होता है, कैसीनोजेन। क्या होता है, कैसीनोजेन, उसको पचाता है कौन, रेनिन। दूध के प्रोटीन कैसीनोजेन को पचाता है। किसी किसी व्यक्ति में रेनिन नहीं बनता तो वो दूध या दूध से बने पदार्थ या दूध को नहीं पी पाते हैं, पीते हैं तो उन्हें जल तुरंत ही उल्टी हो जाती है, तो उनमें रेनिन का अभाव रहता है। म्यूकस मतलब होता है चिकनाई, श्लेष्मा, है ना, नाक जैसी चिकन चिकन, समझ गए। तो वो क्या है, पेट में सही तरीके से सामान आराम से अंदर चला जाए, वो म्यूकस, तो ये भी निकलता है। तो मेन चीज क्या थी, HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl जठर रस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन क्या है भैया, प्रोटीन को पेप्टॉन से बदलता है। और रेनिन दूध के कैसीनोजेन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो ये सब पदार्थ कहाँ निकलते हैं, आमाशय में। अब भोजन कितने दिन रह गया यहाँ पर, 3-4 घंटे, 3-4 घंटे रह गया। अब भोजन बढ़ेगा आगे की ओर। भाई कहाँ तक आ गया था, आमाशय में। अब ये जो एक यू के आकार की संरचना है, यू के आकार की संरचना, इसे बोलते हैं पक्वाशय। क्या बोलते हैं, पक्वाशय। आगे पहुंचेगा भोजन। तो देखिए पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पचाना। रेनिन काम क्या, दूध का पाचन, दूध का दही बदलना या दूध के कैसीनोजेन को पचाना। म्यूकस आमाशय की दीवार पर दक्षता आवरण बनाता, क्या बनाता है, दक्षता आवरण। अभी बताया था मैंने, इसमें HCl निकलता है तो ये खुद इसमें खुद ना पच जाए HCl से आमाशय, तो ये म्यूकस जो होता है वो चिकनाई के रूप में चढ़ जाता है, जो आमाशय की पेप्सिन व HCl से बचाता है। कौन बचाता है, म्यूकस। आमाशय को पेप्सिन व HCl बचाता है। जठर रस, जठर रस इसी को कहते हैं।
अच्छा, जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? जठर रस कैसा होता है? अम्लीय। आप जानते हैं, अरे अम्ल तो है इसमें, क्या है इसमें? HCl है। तो जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए इस बॉक्स में क्या दिया हुआ, इस बॉक्स को देखते हैं अपन। इस बॉक्स में क्या दिया है? कार्बोहाइड्रेट का अपघटन। ध्यान सुन लेना, कार्बोहाइड्रेट, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता। पता है ना आपको, आमाशय में केवल क्या बचा था? प्रोटीन बचा है। कार्बोहाइड्रेट का अपघटन कहाँ हुआ था? मुख में हुआ था। केवल काय का? स्टार्च का। काय का? स्टार्च का। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया आपको 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो भाई जो पॉलीसैकेराइड था वो बस टॉयलेट ने उसे अघुलनशील को घुलनशील में कन्वर्ट किया था। ठीक है। प्रोटीन का अपघटन होता है। काय का होता है? आमाशय में प्रोटीन का। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, जबकि प्रोटीन का अपघटन होता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार पर आंशिक पाचन अल्सर पैदा कर देता है। कभी कभी अगर म्यूकस ना निकले तो जो पेप्सिन होता है ना, वो आमाशय की दीवार पे चिपक के क्या बना देता है? अल्सर माने छाले। क्या बना देता है? छाले। आमाशय में लुगदी समान भोजन क्या कहते हैं? काइम। जो आपने चबा चबू के भेजा था ना, तो जो आमाशय में इकट्ठा है 3-4 घंटों से, क्या बोलते हैं? काइम। क्या कहा जाता है उसे? काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। अब आमाशय के बाद भोजन काय में आ जाएगा साहब? पक्वाशय। देखिए ये जो संरचना है, ये जो संरचना, आमाशय का ही अगला हिस्सा क्या कहलाता है? पक्वाशय। समझ में आई क्या मेरी बात? तो आप समझ रहे हो पक्वाशय क्या है? पक्वाशय ये संरचना है, इसको कहते हैं पक्वाशय। यू आकार की संरचना। यहाँ पर 2 चीजें मिलती हैं, ध्यान से सुन लेना। ये ऊपर क्या है प्यारो? लीवर। क्या है? लीवर। ठीक है। और लीवर के नीचे ये क्या है? पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय में क्या इकट्ठा होता है? पित्तरस, जो बनता कहाँ है? लीवर में। इसके नीचे जो दिख रही है हरी रंग की पत्ती सी, ये दिख रही होगी पत्ती सी, इसे बोलते हैं अग्नाशय, पेनक्रियास। इससे भी, इसमें क्या निकलता है? इसमें निकलते हैं अग्नाशयी रस। तो दोनों ही चीजें, अग्नाशय से अग्नाशयी रस कायम पहुंचेगा पक्वाशय में, और लीवर के नीचे जो पित्ताशय है उससे पित्त रस कायम पहुंचेगा पक्वाशय में। ये दोनों ही चीजें भोजन को पचाने का काम करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। अभी तक हमने भोजन किया था और कहाँ आके इकट्ठा हो गया था? काय में? आमाशय में। 3-4 घंटे रुका, कायम कहलाया, आगे बढ़ा। जैसे यहाँ आगे बढ़ेगा तो भोजन अभी अम्लीय है। कैसा है? क्योंकि उसमें HCl मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? तो ऐसी कंडीशन में भोजन आगे जाके सही ढंग से नहीं पच पाएगा, क्योंकि अम्लीय भोजन है तो वो पच नहीं पाएगा। तो भोजन ऐसा होना चाहिए कि ना तो अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो। तो अम्लीय क्षारीय के बीच में क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन, है ना। जो नमक होता है वो क्या होता है? उदासीन, जिसका pH मान 7 हो। तो अब क्या करें भाई? अम्लीय ज्यादा है, ज्यादा भाई हमने कहा कि अगर ज्यादा मीठा हो गया है तो उसमें पानी मिला दो या कुछ भी कर दो, सीधी सी बात समझ रहे। तो इसमें अम्ल ज्यादा है तो क्या मिला दो? क्षार मिला दो। क्या मिला दो? क्षार। तो वो बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ गई? तो इसमें सबसे पहले क्या निकलता है? ये जो हमारा लीवर है, इसके नीचे जो पित्ताशय है उससे निकलता है पित्तरस। और पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो क्षारीय पित्तरस में आके आके मिल जाता है। पित्तरस भोजन में पचाने मचाने का कोई काम नहीं करता, बस वो इतना कर देता है कि भोजन को आगे पचने के लिए तैयार कर देता है। मतलब भोजन की जो प्रकृति अम्लीय थी उसे कैसा कर देता है? क्षारीय कर देता है। कैसे कर देता है? क्षारीय या उदासीन कर देता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब भोजन जो है पचने के लिए तैयार है, आगे जाएगा, आगे पचने के लिए तैयार है। तो समझ गए? आमाशय के बाद क्या मिलेगा उसमें? पक्वाशय में पित्ताशय से पित्तरस, और पित्तरस की प्रवृत्ति कैसी है? क्षारीय। ठीक है। अब ये मिल गया तो अब ये भोजन पचने के लिए पूर्णतः तैयार है। पित्तरस हल्का नीला पीला सा होता है। पित्तरस वास्तव में लीवर में बनता है। काय से बनता है? आरबीसी के अवशेषों से। लीवर आरबीसी की कब्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कब्र। हमारे रक्त में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 120 दिन में मर जाती हैं। आरबीसी 5-6 दिन में मर जाती हैं। डब्ल्यूबीसी, उनके हड्डे कुड्डे जो होते हैं उनका निपटारा कहाँ होता है? लीवर में। और उनसे बिलरुबिक बनता है, पित्त बनता है। क्या बनता है? पित्त बनता है। वो पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में, और पित्ताशय से आता है वो काय में? पक्वाशय में। काय में आता है? पक्वाशय में। और अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है। क्या कर देता है? अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है। समझ में आई क्या मेरी बात आपको? अगर ये लीवर ढंग से काम नहीं करेगा तो आरबीसी निपटारा नहीं होगा, और वो बिलरुबिक
खून में ही जमा होता रहेगा और सामने वाले को बीमारी हो जाएगी पीलिया। हेपेटाइटिस बी बीमारी काय की है? लीवर की है। लीवर में सबसे ज़्यादा समस्या देने वाला अंग हमारा लीवर। दारू पी के जल्दी खराब होता है लीवर, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एक दारू वाले की दारू पी पी के जब वो अंतिम अवस्था में पहुंच गया तो भगवान आए उसके सामने। अच्छे कर्म थे उसके, दया करुणा और प्रेम उसके हृदय में रहता था। तो भगवान ने उससे पूछा कि हे वत्स, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या वरदान चाहते हो। तो वो कहता है भगवान से कि भगवान, अगली बार मुंह में दांत भले ही 2-4 दे देना, पर लीवर पूरे 32 देना। खाएगा मैं पीऊंगा और लीवर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो लीवर सबसे जल्दी खराब होने वाला है और सबसे जल्दी ठीक होने वाला है। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा पुनर्उद्भवन क्षमता होती है काय की? लीवर की। तो भाई पक्वाशय में भोजन पहुंचेगा। अब पक्वाशय में फिर क्या मिलेगा? अग्नाशय से अग्नाशयी रस। क्या मिलेगा? जब पित्तरस मिल गया ना तो भोजन पच में तैयार है। अब पचावे को मेन आइटम कहाँ से निकलते है? अग्नाशय से। जैसे कहते हैं अग्नाशयी रस। तीन ही चीजें हमने खाई थी मेन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और तीन ने पचावे के लिए चाहिए 3 एंजाइम। क्या चाहिए? 3 एंजाइम। एक पचाएगा कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। एक पचाएगा कौन है? प्रोटीन है। और एक पचाएगा कौन है? वसा को। तो निकलते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये आप याद रखेंगे। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या? कार्बोहाइड्रेट, इसको पचाने का काम कौन करता है? एमाइलेज। क्या करता है? एमाइलेज कायम बदल देगा ग्लूकोज में। कायम बदल देगा ग्लूकोज में। दूसरा हमारा क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। इसको कौन पचाता है? हमारा ट्रिप्सिन। कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। जो कायम बदल देगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। काय में? अमीनो अम्ल में। तीसरा हमारा मुख्य पदार्थ क्या होता है? वसा। इसको पचाने का काम कौन करता है? लाइपेज। कौन करता है? कायम बदल देगा ग्लिसरीन में। ग्लिसरॉल, रोल होता है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ठीक है, तो ये बन गया। ये तीनों चीजें काय में पाई जाती हैं। ये तीनों चीजें, ये 3 एंजाइम है जो काय में पाए जाते हैं अग्नाशय में। काय में पाए जाते हैं? अग्नाशय में। अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस काय से निकलता है? अग्नाशय से। ठीक, तो ये फिर जाके काय में मिलेगा? पक्वाशय में। चलिए देखते हैं। आमाशय से आगे चलने पर पाचन तंत्र का जो अंग प्रारंभ होता है उसे पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं, है ना? पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम। इसका आरंभ आमाशय के निचले द्वार से होता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर सी के समान, ये सी बन गई, समान होती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कृत से पित्त नली तथा अग्नाशय से क्लोम नली इसके निचले हिस्से में आकर मिलती हैं, जिसे भोजन आमाशय से आहार नाल के इस भाग पक्वाशय में आता है। कैसे? आमाशय से पक्वाशय में आता है। वैसे ही विभिन्न रस पहुंचने लगते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? चलो भाई आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत की संरचना। जब भोजन यहाँ पच गया, ग्लूकोज बन गया, अमीनो अम्ल बन गया और ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बन गया, बस ये अम्ल भी कह देते हैं कभी कभी। वो फिर अब कहाँ पहुंचेगा? इस गुलाबी रंग की छोटी आंत में। कहने में ये छोटी आंत है, पर ये वास्तव में लंबाई में बड़ी होती है। बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है, क्योंकि इसका आकार मोटा है। बड़ी आंत इसलिए बड़ी कह रहे हैं, इसका आकार भी पतली है लेकिन लंबी होती। ठीक है, तो हम छोटी आंत को कल पढ़ लें यहाँ से, क्योंकि 2 दिन में तो कंप्लीट हुआ। अभी इसमें वैसे ही 17 स्लाइड और हैं, है ना? ये आगे हम कल पढ़ेंगे।